पिछली बार हम लोगों ने बात की थी अबाउट द एंजियोस्पर्म्स, यानी पिछली बार मैंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था और क्लासिफाई करके उसमें मैंने आपको 5 तरीके के प्लांट्स दिखाए थे मेनली। यानी सबसे पहले अगर उस क्लासिफिकेशन को देखा जाए तो उस क्लासिफिकेशन में सबसे पहले ब्रॉड कैटेगरी की बेसिस पर मैंने 2 टाइप के प्लांट्स को बताया था। एक था क्रिप्टोगेम्स और एक था डेट इज क्रिप्टोगेम्स और एक था फेंड्रोगेम्स। फेंड्रोगेम्स का दूसरा नाम था डेट इज स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है। इसके बाद क्रिप्टोगेम्स में मैंने ये बताया था कि जिन प्लांट्स के अंदर हिडन मैरिज होती है दे कम्स अंडर क्रिप्टोगेम्स, और जिनके अंदर नेकेड मैरिज होती है दे कम्स अंडर फेंड्रोगेम्स। और फेंड्रोगेम्स की खास बात ये भी होती है कि उनके पास सीड होता है और इस वजह से वो कहलाते थे डेट इज स्पर्मेटोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा को आपने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक कैटेगरी कहलाती थी डेट इज जिम्नोस्पर्म और एक कैटेगरी कहलाती थी डेट इज एन एंजियोस्पर्म। पिछली बार मैंने आपको एंजियोस्पर्म्स बताया। एंजियोस्पर्म के अंदर सारी क्वालिटी बताई कि उनके अंदर फ्लावर्स होता है, उनमें स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है और फ्लावर के अंदर 4 स्ट्रक्चर्स होते थे। उसके बाद उसमें ओवरी के अंदर दिखाया था कि ओव्यूल होता है। ओव्यूल के अंदर अगर देखा जाए तो न्यूसिलस था। न्यूसिलस में बेसिकली 4 मेगास्पोर मदर सेल बनते थे। मेगास्पोर और 4 बेसिकली मेगास्पोर मदर सेल जब डिवाइड करता था मियोसिस से तो उससे 4 मेगास्पोर्स फॉर्म होते थे। यानी मैंने कहा कि मेगास्पोर मदर सेल, बेटा जिस सेल के नाम में मदर आ जाए तो समझ लो कि इसके अंदर मियोसिस होगा, ये जान लो। तो मैंने कहा कि मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हुआ और उससे 4 सेल बनते थे। 4 में से 3 डिजेनरेट कर जाते थे और एक जिंदा रहता था, और जो जिंदा बचा है वो फर्दर एम्ब्रियो सैक बना देता था, जिसके अंदर आपने देखा था एंटीबॉडी सेल्स थे, बीच में पोलर न्यूक्लियाई था, एग था और 2 सिनर्जिड हुआ करते थे। और जो पोलर न्यूक्लियाई बेसिकली प्रेजेंट थे वो पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट थे बेसिकली सेंट्रल सेल के अंदर। ठीक है, वहां पर सारी बातें। और अगर इस एम्ब्रियो सैक को अगर देखा जाए तो जिस स्ट्रक्चर में एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट था तो दैट पर्टिकुलर मास ऑफ सेल इज कॉल्ड एज अ न्यूसिलस। वो न्यूसिलस कहलाता था और उसमें फिर मैंने डबल फर्टिलाइजेशन आपको पिछली बार बताया था। ठीक है, आज हम जिन प्लांट्स के बारे में बात करने वाले हैं दे आर कॉल्ड एज अ जिम्नोस्पर्म्स। ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स बेसिकली कौन से प्लांट्स हैं, इनकी क्वालिटी आपने 9th क्लास में पढ़ा है। यानी 9th क्लास के अंदर आपने इसको पढ़ा है जिम्नोस्पर्म के बारे में। तो आपने 9th क्लास में जिम्नोस्पर्म के बारे में पढ़ा था कि जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं। उन्हीं बातों को दोबारा से दोहराते हैं और कुछ नई चीजें इसमें और ऐड करने की कोशिश करते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि 9th क्लास के जिम्नोस्पर्म अलग थे और यहाँ के जिम्नोस्पर्म बदल गए, तो बेटा ऐसा नहीं है। जिम्नोस्पर्म वही है लेकिन बस 4 पॉइंट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो मैंने कहा जिम्नोस्पर्म्स की खास बात यह है कि इनके अंदर नेकेड सीड होता है। इसका मतलब है कि सबसे पहला पॉइंट कि these plants have seed but do not have, देखो जहां जहां नॉट आएगा उसको मैं कैपिटल में लिखूंगा ताकि कुछ दिखे ना दिखे, बेटा नॉट दिखना चाहिए कि सीड बट डू नॉट हैव फ्लावर। अगर देखा जाए तो इनमें फ्लावर नहीं होगा, पहला पॉइंट यही है, समझ रहे हैं। यानी जिम्नोस्पर्म के डेफिनेशन की बात आई कि यहां पर मैंने कहा कि दिस प्लांट हैव सीड, ठीक है, बट डू नॉट हैव फ्लावर। इन प्लांट्स के पास फ्लावर नहीं होगा। ठीक है, दे हैव लेस डिस्ट्रीब्यूशन, less distribution and mainly they are grown on slope of mountain। ठीक है, that is a
स्लोप ऑफ माउंटेन पे ग्रो करेंगे। ठीक है, कोल्ड एंड ड्राई रीजन में प्रेजेंट होंगे। ये खास बात है कि कोल्ड और ड्राई रीजन में, देखो बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बोल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा। असल में सबसे बड़े मतलब हैरानी की बात यह है कि आपकी ही गलती नहीं है। जब मैं आपकी क्लास में था तो मुझे भी बस ये रटाया गया था कि जिम्नोस्पर्म ये हैं, एंजियोस्पर्म्स ये हैं, लेकिन अगर मेरे सामने प्लांट खड़ा कर दिया जाए और मुझसे पूछा जाए कि बेटा इसमें से ये बता दो जिम्नोस्पर्म क्या है, एंजियोस्पर्म क्या है, तो शायद उस वक्त मेरे लिए भी दिक्कत होती कि मैं भी नहीं बता पाता कि आखिर जिम्नोस्पर्म क्या है या एंजियोस्पर्म क्या है। मैं यहाँ पर चंद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ बेटा, और आपका दिमाग होशो हवास यही होना चाहिए। ये ना हो कि पता लगा कि जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उठा कॉपी में लिख के चले जा रहे हो और पता नहीं है कि लिख क्या रहे हैं, तो ये नहीं करिएगा। सुनिएगा मेरी बात क्या कह रहा हूँ। देखिए मैंने ये कहा कि अगर मैं पूछता हूं कि जिम्नोस्पर्म प्लांट्स कौन से हैं, तो बेटा जिम्नोस्पर्म प्लांट वो प्लांट हैं कि जिसके पास में बेसिकली सीड तो है बट डू नॉट हैव अ फ्लावर। इनके पास में फ्लावर नहीं होता है, समझ रहे हैं, लेकिन सीड प्रेजेंट होता है बेटा इसमें, सीड। अब बहुत सारे प्लांट जो आपने अपने आसपास में देखे होंगे, तो उसमें से आपने देखे होंगे कि कुछ प्लांट्स के ऊपर फ्लावर ही नजर नहीं आ रहा है। अगर आपको नजर नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं बेटा उसमें फ्लावर ही नहीं आता है, इसका ये मतलब नहीं है। मैंने कहा कि मान लीजिए एक ऐसा पेड़ आप देख रहे हैं जिस पर कभी फ्लावर ही नहीं आता है लेकिन सीड आता है बेटा, तो वो प्लांट्स कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म्स। और जिम्नोस्पर्म्स की खास बात ये होती है कि इनमें नेकेड सीड होता है। नेकेड सीड का मतलब होता है कि सीड डू नॉट प्रेजेंट इन फ्रूट, या फिर आप ये भी कह सकते हैं, और मैंने यहां लिखा है दैट इज और का मतलब है ये भी हो सकता है कि और डू नॉट कवर विथ ओवरियन वॉल। ठीक है, ओवरियन वॉल का मतलब फ्रूट है बेटा, ये समझ लो अभी कि ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड जो है ऐसे प्लांट जिसके अंदर जो सीड है वो बेसिकली यानी ऐसे प्लांट्स हैं जिसके अंदर सीड जो है वो फ्रूट के अंदर प्रेजेंट नहीं है और सीड जो है वो पूरी तरीके से खुला हुआ है। या फिर आप इसको यूं कह लीजिए कि ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड जो है वो किसी ओवरियन वॉल से कवर्ड नहीं है, समझ रहे हैं, ये प्लांट्स कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म के अंदर मैंने कहा कि दिस प्लांट हैव सीड बट डू नॉट हैव अ फ्लावर। बेटा इसको फ्लावर को मैंने ऐसे हाईलाइट किया है, इसका मतलब है हर एक पॉइंट में चंद इंपॉर्टेंट बातें हैं, और इंपॉर्टेंट बात इस पॉइंट में मैंने ये कहा है कि इन प्लांट्स के अंदर बेसिकली फ्लावर एब्सेंट होता है बेटा। उसके बाद आपसे मैंने कहा कि ये बहुत कम डिस्ट्रीब्यूटेड है, बहुत हर जगह पे आपको नहीं मिलेंगे जिम्नोस्पर्म, समझ रहे हैं, हर जगह पे आपको नहीं मिलेंगे। अगर एक छोटी सी बात मैं आपको समझाने के लिए कहूं कि मान लीजिए आपके आसपास में जो आप प्लांट्स देख रहे हैं, जो प्लांट्स आप देख रहे हैं वो ज्यादातर प्लांट्स आप देखेंगे तो दे ऑल आर एंजियोस्पर्म्स। बेटा वो सारे के सारे एंजियोस्पर्म ही हैं, और गलती से हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा हो जो जिम्नोस्पर्म निकल आए, अदरवाइज वो मेजॉरिटी जो है वो एंजियोस्पर्म की है। और अलीगढ़ में अगर आप देखेंगे या अलीगढ़ जैसे प्लेन एरिया में आप देखेंगे तो ज़्यादातर आपको एंजियोस्पर्म मिलेंगे, यानी ज़्यादातर का मतलब है कि 99.9% एंजियोस्पर्म्स हैं। और अगर आप जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म को अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म बहुत ही कम पाए जाते हैं, ये ज़्यादातर माउंटेन के स्लोप पे पाए जाते हैं। बेटा माउंटेन का स्लोप का मतलब है कि जो पहाड़ है उसके स्लोप पर आपने देखा होगा कि अगर कभी हिल स्टेशन पे गए हो तो आपने देखा होगा कि पहाड़ है और उसके स्लोप के ऊपर बहुत बड़े बड़े पेड़ खड़े हुए हैं, उनमें ज्यादातर अगर देखा जाए तो वो बेसिकली जिम्नोस्पर्म है। या फिर कोल्ड और ड्राई रीजन में मिलेंगे। कोल्ड और ड्राई का मतलब है कि जहां पे तकरीबन काफी ठंडा एरिया है और सूखा है, सूखे का मतलब है
कि इनके पास जीरोफिटिक एडाप्टेशंस होता है। इसका मतलब है कि ये कम पानी में भी जिंदा रह सकते हैं, आसानी से जिंदा रह सकते हैं। इसीलिए मैंने यहां पर कहा कि कोल्ड एंड ड्राई एडाप्टेशंस होता है इसके पास। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। तो नेक्स्ट पॉइंट मैंने कहा कि अराउंड 900 species are present। तकरीबन 900 स्पीशीज इसकी प्रेजेंट हैं। समझ रहे हैं? यानी आप समझ लीजिए कि कितना लिमिटेड नंबर ऑफ सप्लाई है, या जो इसके स्पीशीज दुनिया में पाए जा रहे हैं वो बहुत कम है। तकरीबन 900 स्पीशीज सिर्फ प्रेजेंट है जिम्नोस्पर्म्स की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर, यानी ये 3 पॉइंट्स मैंने बताए, इसको आप पॉइंटों में कर लीजिए कि दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हुआ ये, दिस इज द सेकंड एंड दिस इज थर्ड पॉइंट। ठीक है, जल्दी से कीजिए, आगे बढ़ें। इसके बाद अगर दिखाया जाए तो नेक्स्ट है पॉइंट, दैट इज द फोर्थ पॉइंट आया कि प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। प्लांट बॉडी कैसी होगी? स्पोरोफिटिक। बेटा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी भी समझ लीजिए आप कि स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी किसको कहते हैं। तो इसको मैंने ब्रैकेट में इसका मतलब लिख दिया कि आखिर स्पोरोफिटिक का क्या मतलब है। तो मैंने कहा प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक। इसका मतलब ये हुआ कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स। यानी जो बॉडी है प्लांट बॉडी वो डिवाइड की हुई है रूट, स्टेम और लीव्स में। इस तरीके की प्लांट बॉडी को हम कहते हैं दैट इज अ स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी। और मैंने यहां पे लिखा है कि ईच सेल, हर सेल के अंदर 2n कंडीशन होगी। 2n कंडीशन का मतलब है दैट इज अ डिप्लॉयड बॉडी होगी। तो यहां पर आपको समझाने के लिए मैंने ये भी कह दिया कि दैट इज अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी। दैट इज अ डिप्लॉयड प्लांट बॉडी होगी। ये क्वालिटी होती है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी की। समझ गए? आगे बढ़ते हैं हम। एक और बात समझ लीजिए, यहां पर एक पॉइंट में लिख दे रहा हूं। मैंने कहा कि स्पर्मेटोफाइटा, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर 2 प्लांट्स आते हैं। एक आता है जिम्नोस्पर्म प्लस, प्लस का मतलब है इसके अलावा, जिम्नोस्पर्म के अलावा एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, तो स्पर्मेटोफाइटा का मतलब क्या है? तो मैंने कहा कि these plants are seed bearing plant। These plants are seed bearing plants। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ। इस पॉइंट को ये ऐसे करके बॉक्स में बंद कर दीजिएगा कि स्पर्मेटोफाइटा हम बेसिकली किन प्लांट्स को हम कह रहे हैं। इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पर आइए, दैट इज द फिफ्थ पॉइंट पर। तो मैंने कहा कि दे इंक्लूड मीडियम साइज्ड, मीडियम और टॉल साइज प्लांट्स along with
shrubs, along with shrubs। इसका मतलब ये हुआ कि जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं वो ज़्यादातर अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म की अगर हम बात करें तो जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर आप देखें तो दे इंक्लूड मीडियम और टॉल साइज प्लांट अलोंग विद श्रब्स। तो यहां तक कंप्लीट हुआ, डेट इज दे इंक्लूड द मीडियम और टॉल साइज प्लांट अलोंग विद श्रब्स। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर या जिम्नोस्पर्म जो होते हैं वो ज्यादातर मीडियम साइज के मिलेंगे या टॉल साइज के प्लांट मिलेंगे, ठीक है, और उसके साथ साथ इसमें श्रब्स मिलेंगे, लेकिन कभी भी हर्ब्स नहीं मिलेंगे। हर्ब्स का मतलब है नॉन वुडी प्लांट्स कभी नहीं मिलेंगे जिम्नोस्पर्म के अंदर, यह खास बात है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहां पर मैंने कहा कि दैट इज द टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। सिकोया सेमीपरवियन और स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म, दैट इज जामिया ही बस लिख लीजिए। इसको भी जामिया पिग्मिया, ये 25 सेंटीमीटर का होता है, ये तकरीबन 111 मीटर का होता है। बेटा ये सेंटीमीटर में दी हुई है वैल्यू। तो मैंने कहा कि अगर देखा जाए तो जिम्नोस्पर्म के अंदर अगर देखा जाए तो टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जो है वो सिकोया सेमीपरवियन है, जिसका नाम है दैट इज द रेडवुड ट्री। तो बेटा ये रेडवुड ट्री के नाम से भी जाना जाता है, दिस इज द रेडवुड ट्री है, ठीक है। और जो स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है दैट इज द जामिया पिग्मिया, ये स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है जिसकी जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर के करीब है, ठीक है। तो यहां तक बातें हुई। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं they have टैपरूट सिस्टम। इन प्लांट्स के अंदर किस तरीके का रूट सिस्टम होता है, तो दैट इज टैपरूट। मैं आपको पहले एक बात बहुत अच्छे से बता दूं कि इन प्लांट्स के ज्यादातर क्वालिटीज मैच करेंगे बेटा डाइकॉट से। जब मैंने क्लासिफिकेशन बताया था तुम लोग को, क्लासिफिकेशन जहां पर स्टार्टिंग ही मैंने क्लासिफिकेशन से की थी, एक फ्लो चार्ट बनवाया था, वहां पर अगर आप देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म जो है वो सबसे नजदीक है डाइकॉट के। इसका मतलब है कि जिम्नोस्पर्म के ज्यादातर कैरेक्टर मैच करते हैं डाइकॉट से। डाइकॉट के अंदर भी टैपरूट सिस्टम मिलता है और जिम्नोस्पर्म के अंदर भी टैपरूट सिस्टम मिलेगा, ठीक है। अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इन some plants other organism form symbiotic association। आप लोगों ने शायद 10th क्लास में पढ़ा होगा सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब है कि वो एसोसिएशन जिसके अंदर दो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म एक साथ रह रहे हैं और दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो मैंने कहा कि इन प्लांट्स के अंदर, मैंने कहा इन सम प्लांट्स, यहां पर कुछ प्लांट्स के अंदर देखा जाए तो अदर ऑर्गेनिज्म फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद रूट। तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाते हैं किसके साथ में, विद रूट के साथ में। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इसका एग्जांपल है दैट इज अ पाइनस रूट
form symbiotic association with फंगस। यानी अगर आप देखें तो पाइनस जो एक पेड़ है, बेसिकली एक पेड़ है पाइनस का, ये पाइनस जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है। मैंने कहा कि पाइनस की अगर रूट अगर आप देखेंगे तो इस रूट के अंदर एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन मिलेगा, किसके साथ होगा, दैट इज फंगस के साथ। अगर मैं आपको थोड़ा डायग्रामेटिकल इसको समझाने की कोशिश करूं तो मैंने कहा कि अगर दिखाया जाए तो बेटा ये एक तरीके की, ये ऐसे करके अगर देखा जाए तो ये इस तरीके की रूट है, और इस रूट के अंदर अगर देखें आप तो मैंने कहा कि इस रूट के ऊपर इस तरीके से अगर देखें तो एक फंगस ग्रो कर गई है इसके ऊपर। और अब अगर देखा जाए तो फंगस और जो पाइनस की रूट के बीच का एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को हम कहते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। तो पाइनस रूट फॉर्म अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद फंगस एंड फॉर्म माइकोराइजल एसोसिएशन। तो किस तरीके का एसोसिएशन बनाएगा ये, माइकोराइजल। बेटा इसमें माइको का मायने होता है फंगस, और आगे लिखा है राइजा, राइजा के मायने है रूट के। तो इससे नाम से ही पता चल रहा है कि यहां पर एसोसिएशन जो है वो फंगस और रूट के बीच में एसोसिएशन है, और जो फंगस और रूट के बीच में जो एसोसिएशन है दैट एसोसिएशन इज कॉल्ड एज अ माइकोराइजल एसोसिएशन। ठीक है, इसी तरीके से मैंने कहा कि साइकस के अंदर दूसरा एग्जांपल है दैट इज अ साइकस। तो मैंने कहा कि साइकस रूट हैव algae live symbiotically। इसका क्या मतलब हुआ कि साइकस की रूट में एल्गी रह रही है सिम्बायोटिकली। सिम्बायोटिकली का मतलब क्या हुआ कि दोनों एक दूसरे को फायदा पहुंचा रहे हैं। दोनों में कौन कौन किसको फायदा पहुंचा रहा है, एल्गी फायदा पहुंचा रही है साइकस को, साइकस फायदा पहुंचा रहा है, साइकस की रूट फायदा पहुंचा रही है एल्गी को। समझ रहे हैं? तो मैंने कहा कि यहां जो एल्गी है या साइनोबैक्टीरिया, बेसिकली अगर आप एल्गी ना कहकर इसको आप ब्लू ग्रीन एल्गी कह लीजिए या साइनोबैक्टीरिया कह लीजिए। मैं यहां पे फिलहाल साइनोबैक्टीरिया लिख दिया है, ठीक है, ताकि साइनोबैक्टीरिया है ये। चलिए फंगस और ये रूट तो ही गया है, तो आगे बढ़ते हैं। तो साइकस रूट है साइनोबैक्टीरिया in cortex of root live symbiotically। समझ रहे हैं? यानी साइकस के रूट के अंदर अगर आप देखेंगे तो साइनोबैक्टीरिया रह रहा है, और साइनोबैक्टीरिया भी कहां पे रह रहा है, दैट इज अ कॉर्टेक्स रीजन के अंदर। बेसिकली अगर आपने 9th क्लास में एक डायग्राम पढ़ा हो, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्टेम, जहां पर आपने देखा एपिडर्मिस, उसके अंदर हाइपोडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स होता था। तो फिलहाल साइकस की रूट के अंदर साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट है जो कि सिम्बायोटिकली रहता है, और ऐसी रूट जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिकली रह रहा है दैट रूट इज कॉल्ड कोरोलॉइड रूट। तो मैंने कहा कि द रूट is called कोरोलॉइड रूट। ऐसी रूट क्या कहलाएगी, दैट इज अ कोरोलॉइड रूट। तो ये सवाल बहुत पूछा जाता है कि कोरोलॉइड रूट किसमें मिलेगी, तो इसका जवाब है साइकस। बेटा सी से साइकस और सी से ही कोरोलॉइड रूट। समझ रहे हैं? और अगर देखा जाए तो ये पाइनस के अंदर माइकोराइजा या माइकोराइजल एसोसिएशन मिलता है। माइको माने होता है बेसिकली फंगस, राइजा के मायने होते हैं रूट के। तो इसका मतलब माइकोराइजल एसोसिएशन मिलेगा किसके अंदर, दैट इज अ पाइनस के अंदर।
यहां तक बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये जो दोनों जगह पर माइकोराइजा हो या साइनोबैक्टीरिया हो, इनका काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो मैंने नीचे लिख दिया कि हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम कर रहे हैं दोनों। माइकोराइजा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करा रहा है, प्लस मिनरल्स प्रोवाइड कर रहा है। उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहा है ताकि प्लांट की ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए अगर दिखाया जाए तो एक आपका हो गया रूट की बात हो गई, तो अब हम स्टेम की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि स्टेम इज सॉलिड, ठीक है, मे बी अनब्रांच्ड, ठीक है, हो सकता है ये स्टेम जो है वो अनब्रांच हो। अनब्रांच किस में होगा? तो अनब्रांच मिलेगा डेट इज साइकस में, और मे बी ब्रांच्ड, ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग हो। तो ये एग्जांपल है डेट इज पाइनस। तो मैंने कहा स्टेम हो सकता है कि ऐसा हो, अनब्रांच का मतलब है इस तरीके का हो, ऐसा हो, ये ऐसा है, अनब्रांच स्टेम है। और अगर यहां पर ब्रांच आप देख रहे हैं तो मैंने कहा इस तरीके की ब्रांचिंग है, ऐसे करके ब्रांचिंग है, इस तरीके की। अगर ब्रांच स्टेम है तो एग्जांपल है पाइनस, और अगर अनब्रांच स्टेम है तो इसका एग्जांपल है दैट इज साइप्रस। ठीक है, आगे बढ़िए। उसके बाद आती है लीफ। तो मैंने कहा कि लीफ मे बी सिंपल, ठीक है, मे बी सिंपल और कंपाउंड, ठीक है। तो सिंपल का मतलब होता है फिलहाल दैट इज इस तरीके की लीफ, ये वाली लीफ, ऐसी लीफ होगी, दिस इज अ सिंपल लीफ, ठीक है। और कंपाउंड लीफ, कंपाउंड के केस में क्या होगा कि ऐसे करके इसमें छोटी छोटी लीफलेट होंगी, ऐसे करके इसमें छोटी छोटी लीफलेट होंगी, इस तरीके से, दिस इज अ कंपाउंड लीफ। तो लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड, ये खास बात है कि लीफ हो सकता है। तो ये पॉइंट मैं भूल गया हूं कि कौन सा पॉइंट चल रहा है, तो आप देखते जाइएगा कि कौन सा पॉइंट चल रहा है। दैट इज अ लीफ में भी सिंपल और कंपाउंड। उसके बाद नेक्स्ट आइए, इन साइकस leaflets are arranged as feather of bird, यानी जो बर्ड का फेदर होता है इस तरीके से अरेंज होती है लीफलेट, किसके केस में? साइकस के केस में। तो इसको हम कहते हैं पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो ये कहलाता है दैट इज अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। तो एक खास बात ये है कि साइकस के केस में अगर आप देखेंगे तो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ प्रेजेंट होगी, ठीक है। जबकि आमतौर पर अगर जिम्नोस्पर्म को आप देखते हैं तो जिम्नोस्पर्म के अंदर लीफ हो सकता है सिंपल हो सकता है दैट इज अ कंपाउंड लीफ हो। और सिंपल का तरीका मैंने बता दिया कि सिंपल बेटा कैसे पहचानोगे, कंपाउंड का तरीका मैंने बता दिया कि कैसे पहचानोगे। अगर आप नीम की पत्ती देखते हो, नीम पहले ही बता दूं कि एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म नहीं है। नीम की पत्ती देखोगे तो नीम की पत्ती इस तरीके की नजर आएगी, और अगर आप पीपल की देखोगे तो इस तरीके की नजर आएगी। इसका मतलब ये सिंपल लीफ हो गई और ये कंपाउंड लीफ हो गई, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा कि लीफ हैव थिक क्यूटिकल, लीफ के ऊपर थिक क्यूटिकल होगी। थिक क्यूटिकल का मतलब है दैट इज अ वैक्सी कोटिंग, यानी लीफ के ऊपर वैक्सी कोटिंग होगी। एंड वैक्सी कोटिंग विद sunken stomata, that is a sunken stomata। sunken stomata का मतलब है present deep, present in deep। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन जिम्नोस्पर्म्स को देखेंगे तो जिम्नोस्पर्म के ऊपर देखेंगे तो थिक क्यूटिकल जमा होगी। ठीक है, थिक क्यूटिकल का मतलब क्या हुआ कि उसके ऊपर वैक्सी कोटिंग होगी बहुत ज्यादा। और आपने अक्सर देखा होगा, पत्ती को देखिएगा, पत्ती को अगर आप ऐसे देखेंगे ऐसे, तो ऊपर के सरफेस को देखिएगा, काफी चमक होगी ऊपर के सरफेस पर। जो पत्ती के ऊपर के सरफेस पे बहुत ज्यादा चमक है, वो चमक की वजह क्यूटिकल है बेटा। और क्यूटिकल जो होता है दैट इज अ वैक्सी कोटिंग होता है। और वैक्सी कोटिंग है तो मैंने कहा कि इसके अंदर या जिम्नोस्पर्म के अंदर सनकिन स्टोमेटा होते हैं। सनकिन स्टोमेटा का मतलब हुआ कि स्टोमेटा जो होते हैं वो डीपर होते हैं, सरफेस पर नहीं होते हैं, सरफेस के अंदर की तरफ होंगे। तो यहां लिखा है प्रेजेंट इन डीप, यानी अमूमन या आमतौर पर नॉर्मली जो स्टोमेटा होते हैं वो सरफेस पर होते हैं, लेकिन यहां पर स्टोमेटा सरफेस पर ना होके बल्कि स्टोमेटा डीप में होंगे, सरफेस के अंदर की तरफ होंगे। क्लियर। एक और इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखा है कि इन पाइनस लीव्स आर ऑफ निडल लाइक। समझ रहे हैं, यानी पाइनस के केस में अगर आप देखेंगे तो लीव जो होती है वो निडल शेप में मिलेगी आपको पाइनस के केस में। समझ रहे हैं, ये सारे के सारे फीचर्स जो है वो जीरोफिटिक एडाप्टेशंस है। जीरोफिटिक एडाप्टेशन है ये। जीरोफिटिक एडाप्टेशन का क्या मतलब हुआ? जीरोफिटिक एडाप्टेशन का मतलब ये है कि ये कम पानी की हालत में भी जिंदा रह सकते हैं, कम पानी की हालत में भी, इन्हें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ गए? यहां तक बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंप्लीट कीजिए जल्दी से थोड़ा। फिर मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिम्नोस्पर्म्स आर हेट्रोस्पोरस। समझ रहे हैं, हेट्रो माने डिफरेंट के है और स्पोरस माने स्पोर्स के है। इसका मतलब मैंने लिखा है हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर। वो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर कौन से हैं? तो एक है माइक्रोस्पोर और दूसरा है मेगास्पोर। समझ रहे हैं, यानी जिम्नोस्पर्म जो है वो हेट्रोस्पोरस है। हेट्रोस्पोरस का मतलब हुआ कि इसके ऊपर दो तरीके के स्पोर्स आ रहे हैं, एक आ रहा है माइक्रोस्पोर और दूसरा आ रहा है मेगास्पोर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लाइन मैंने लिखा है माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर का मतलब है दैट इज अ मेल स्पोर। बेटा मैंने एंजियोस्पर्म पहले इसीलिए पढ़ाया था ताकि ये सारी चीजें आपको समझ में आए। वहां पर माइक्रोस्पोर आया था और याद होगा माइक्रोस्पोर इज अ पॉलन ग्रेन, तो वहां पर हम पॉलन ग्रेन भी कह रहे थे, लेकिन यहां पर हम पॉलन ग्रेन नहीं कह रहे हैं, यहां माइक्रोस्पोर कह रहे हैं। चलिए पॉलन ग्रेन भी कह लीजिए, यहां पर पॉलन ग्रेन भी कहते हैं। दैट इज अ माइक्रोस्पोर हुआ या पॉलन ग्रेन, तो दैट इज अ मेल स्पोर हो गया, प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड इन माइक्रोस्पोरेंजिया। कहां पे प्रोड्यूस होगा? माइक्रोस्पोरेंजिया। वाइल मेगास्पोर प्रोड्यूस्ड इन मेगा स्पोरेंजिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि माइक्रोस्पोर कहां फॉर्म हो रहा है, किस जगह पर। तो बेटा माइक्रोस्पोर जहां फॉर्म हो रहा है दैट इज द माइक्रोस्पोरेंजिया, और जहां पर मेगास्पोर फॉर्म हो रहा है दैट इज द मेगास्पोरेंजिया। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। तो मैंने कहा कि माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरोफिल। याद करिए माइक्रोस्पोरोफिल मैंने किसको कहा था? एंजियोस्पर्म में, याद करिए। तो वो माइक्रोस्पोरोफिल मैंने एंजियोस्पर्म में कहा था स्टैमिन को। तो ये याद रखिएगा कि बेटा जिम्नोस्पर्म के अंदर स्टैमिन नहीं होता है, स्टैमिन की जगह पे जो चीज प्रेजेंट होती है दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। उसका क्या नाम है? दैट इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। तो माइक्रोस्पोरेंजिया कहां पे प्रेजेंट होगा? तो माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन माइक्रोस्पोरोफिल while मेगास्पोरेंजिया are present in मेगास्पोरोफिल। मेगास्पोरोफिल का मतलब है दैट इज अ कार्पेल या फिर पिस्टिल। कार्पेल या पिस्टिल की बात हो रही है यहां पर। फिर मैंने कहा, अब जो बात मैं कह रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा कि माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट इन कोन या और स्ट्रोबिलाई। ठीक है, कोन कह लें, यानी जो माइक्रोस्पोरोफिल है, बजाय ये बात कहने के माइक्रोस्पोरोफिल आर प्रेजेंट इन कोन और स्ट्रोबिलाई एज they form compact structure। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारी माइक्रोस्पोरोफिल, इसका मतलब स्टैमिन के जैसे। मैंने कहा कि बहुत सारे स्टैमिन के जैसे दे आर द माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल बहुत सारे सब एक साथ मिलने के बाद ये कोन लाइक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं या स्ट्रोबिलाई बना रहे हैं। और ये जो कोन या स्ट्रोबिलाई है ये बेसिकली एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का नाम है। ठीक है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर का नाम है और इसी को हम कहते हैं कॉल्ड एज मेल कोन। इसको हम कहते हैं मेल कोन। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम कहेंगे मेल कोन। फिर मैंने यहां पर कहा कि सिमिलरली स्पोरोफिल्स फॉर्म कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर called फीमेल कोन और फीमेल कोन और फीमेल स्ट्रोबिलाई।
ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, दैट इज अ जिम्नोस्पर्म may be gymnosperms may be unisexual और bisexual। तो मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म में भी यूनिसेक्सुअल, ठीक है। यूनिसेक्सुअल किसमें होंगे, दैट इज साइकस में। साइकस में मेल और फीमेल जो होंगे वो अलग अलग पेड़ होंगे, बिल्कुल। तो मैंने कहा कि जिम्नोस्पर्म में भी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। तो बाइसेक्सुअल कौन सा है, दैट इज अ पाइनस। इसके बाद मैंने कहा स्टार बनाकर कि माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर का मतलब जस्ट लाइक पॉलिन ग्रेन ही आप कह लीजिए, इज हाईली reduced structure with few cells called male gametophyte और पॉलिन ग्रेन। इसको हम मेल गैमेटोफाइट कहेंगे या पॉलिन ग्रेन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आइए, तो मैंने कहा कि इन मेगास्पोरोफिल से अच्छा है आप इसको ऐसे ना लिखिए, ये लिखिए कि इन मेगास्पोरेंजिया, बेटा पहले ही बता चुका हूं मेगास्पोरेंजिया कहाँ है। मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोरोफिल के अंदर प्रेजेंट है, जहां पर मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो मैंने कहा कि मेगास्पोरेंजिया मेगास्पोर मदर सेल undergoes meiosis and form 4 मेगास्पोर। यानी अगर देखा जाए तो मेगास्पोरेंजिया के अंदर मेगास्पोर मदर सेल के अंदर हुआ है मियोसिस, जिसमें 4 मेगास्पोर बने हैं, और इन 4 में से अगर देखा जाए तो 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और एक जिंदा बचेगा, सिर्फ एक जिंदा बचेगा। तो मैंने कहा कि 3 of them get degenerate, 3 डिजेनरेट कर जाएंगे एंड 1 इज फंक्शनल, और एक फंक्शनल रहेगा। ये इंपॉर्टेंट बात है कि 3 डिजेनरेट कर जाएंगे और एक फंक्शनल रहेगा, ये खास बात है। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आ गई कि 1 इज फंक्शनल।
3 of them get degenerate and 1 is functional in न्यूसीलस। न्यूसीलस के अंदर अगर देखा जाए तो 3 डिजेनरेट कर जाएंगे। बेटा देखा जाए तो यहाँ पर 4 मेगास्पोर बने थे, 4 में से अगर देखा जाए तो 3 डिजेनरेट कर गए, 3 मर गए और एक जिंदा बचा हुआ है जो फंक्शनल है किसके अंदर, दैट इज द न्यूसीलस के अंदर। ठीक है, the functional megaspore have two or more आर्चिगोनिया। ठीक है, यानी अगर देखा जाए तो जो फंक्शनल मेगास्पोर है उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा आर्चिगोनिया मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, यहां पे एक लाइन और लिखी है कि 2 और मोर आर्चिगोनिया। चलिए उस बात को लिखने की जरूरत नहीं है। द फंक्शनल मेगास्पोर हैव 2 और मोर आर्चिगोनिया। फिर आइए पॉलिनेशन पर। तो मैंने कहा कि पॉलिनेशन इज परफॉर्म्ड बाय विंड। तो पॉलिनेशन किससे हो रहा है, दैट इज द विंड से पॉलिनेशन हो रहा है। तो पॉलिनेशन इज परफॉर्म बाय विंड, तो दैट इज द एनिमोफिली। तो पॉलिनेशन इज परफॉर्म बाय विंड, दैट इज एन एनिमोफिली होगा। नाउ pollen tube carrying male gamete, carrying 2 male gamete, 2 male gamete comes towards archigonia, towards archigonia। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि पॉलन ट्यूब यानी पॉलन ग्रेन जो था वो आ गया उड़ता हुआ हवा से और आके जो मेगास्पोरेंजिया था, मेगास्पोरेंजिया के बिल्कुल बाहर आके बैठ गया है, बिल्कुल बाहर। ठीक है, माइक्रोपाइलर रीजन पर आ गया है, बाय विंड एट माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल पर आ गया। ठीक है, और नाउ पॉलन ट्यूब कैरिंग 2 मेल गैमीट कम्स टुवर्ड्स आर्चिगोनिया। और जो पॉलन ट्यूब अब बनने लगा और उसके अंदर तकरीबन 2 मेल गैमीट थे, वो आने लगे किस तरफ, आर्चिगोनिया की तरफ। ठीक है, फिर मैंने यहां पे लिखा है कि at the same time endosperm is formed। ठीक है, मैंने यहां लिखा है कि at the same time endosperm is formed without fertilization, without fertilization। तो यहां पर एंडोस्पर्म को देखेंगे तो ये एंडोस्पर्म बेसिकली हैप्लॉइड होता है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के केस में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, जबकि एंजियोस्पर्म के अंदर जो एंडोस्पर्म है वो ट्रिप्लॉइड होता है। ये खास बात है, इसको याद रखिएगा।
ठीक है, तो एट द सेम टाइम एंडोस्पर्म इज फॉर्म विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो मैंने कहा कि वन मेल गैमीट fertilize with female gamete, यानी वन मेल गैमीट फर्टिलाइज विद फीमेल गैमीट, that is a one male gamete fertilized with female gamete present in archegonia and form zygote. तो दिस इज zygote बन गया, that is a 2n कंडीशन वाला zygote का फॉर्मेशन यहां पर हो गया। ठीक है, इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं यहां पे लिख रहा हूं। मैंने कहा कि xylem do not have vessels except नीटम। ठीक है, एक पेड़ होता है दैट इज अ नीटम, वेलविचियाना, यहां पर लिख देता हूं मैं इसको। एंड इफेड्रा, ये कहानी है यहाँ। तो मैंने कहा कि जाइलम के अंदर अगर देखा जाए तो वासल्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। सिर्फ 3 ऐसे जिम्नोस्पर्म है जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज अ नीटम ओला। नीटम इसके अंदर प्रेजेंट होगा, वेलविचियाना में होगा। ठीक है, या ऐसा करिए इनको छोड़ ही दीजिए, बस इतना ही रहना चाहिए। तो एक्सेप्ट दैट इज अ नीटम। इसके बाद जाइलम डू नॉट हैव वासल्स। आइए फ्लोएम पर, डू नॉट हैव कंपेनियन सेल्स बट हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स। ये इंपॉर्टेंट बात है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होंगे, उसकी जगह पे एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, उसके बाद दे हैव वुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वुड होगा इन पेड़ों में, इसका मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होगी। ठीक है, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। आइए एग्जाम्पल पर, जिम्नोस्पर्म के एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एक है साइकस, दैट इज अ पाइनस। ठीक है, और सिड्रस, देवदार, जूनिपर्स। ठीक है, ईटीसी करके के पास।
कंप्लीट हुआ। जल्दी से करिए कुछ, जल्दी से। फिर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करवाने हैं मुझे। चलिए यहाँ पे नीचे ही मैं लिख देता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में तो मैंने कहा कि टर्पेंटाइन ऑयल used in paints and varnishes are obtained from Pinus species। पहला। नेक्स्ट आइए दूसरे पॉइंट पर। तो दूसरे में दैट इज चिलगोजा पाम। तो दैट इज फाइनस जियार्डियाना। चिलगोजा पाम का नाम है दैट इज पाइनस जियार्डियाना। फिर दूसरा है चीर पाइन। चीर की लकड़ी का नाम सुना होगा आपने। और चीर की लकड़ी जो आती है जिससे जो विंडो के फ्रेम बनते हैं, सफेद लकड़ी होती है बिल्कुल वाइट, वो दैट इज अ चीर पाइन। ये आती है दैट इज अ पाइनस रॉक्स बर्गई से। एक पेड़ है दैट इज अ पाइनस रॉक्स बर्गई, उससे आता है दैट इज अ चीर पाइन। इसके बाद आ जाइए दैट इज अ सिड्रस दियोडारा। ये है देवदार ट्री। शिमला में जाइएगा, शिमला में साइलेंट वैली है, या आप आसपास में पहाड़ों पे देखेंगे तो जो पेड़ लगे हैं वो देवदार के लगे हैं। और जो देवदार है दैट इज अ सिट्रस के पेड़ लगे हुए हैं यहाँ। नेक्स्ट आइए, ये आप जो पॉइंट बोल रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। दैट इज अ क्रिसमस ट्री। किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं ऑरुकेरिया एक्सेल्सा। दिस इज एन ऑरुकेरिया एक्सेल्सा। नेक्स्ट है कनाडा बाल्सम। obtained from एबीज। ठीक है, एबीज से ये कनाडा बाल्सम ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइए तो जायंट ट्री। तो दैट इज अ रेडवुड ट्री। रेडवुड ट्री और सिकोया, सिकोया ही लिख लीजिए बस, बाकी पीछे मैंने लिखवा ही दिया था। इसका चाहे तो पूरा नाम लिख लीजिए कनाडा बाल्सम का। ये आपके जिम्नोस्पर्म्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अगले टर्म पर अब हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे अबाउट दैट
एल्गी के बारे में। आज हमने यहाँ पर स्पर्मेटोफाइटा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पर अब हम लोग की बात होगी अबाउट द टेरिडोफाइट्स, ठीक है।